नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। सख्ती के बाद अब राहत मिली है नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से। पहले सुप्रीम कोर्ट की जो तल्ख टिप्पणियां थीं उससे ये लग रहा था कि रुख बहुत साफ है, लेकिन आज उन तल्ख टिप्पणियों के बाद नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि किसी भी एफआईआर में उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और अन्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। 10 अगस्त तक उनसे जवाब मांगा गया है। अलग अलग राज्यों की एफआईआर एक जगह करने का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नुपुर शर्मा का न्याय के उपाय हासिल करने का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग धमकियों को रिकॉर्ड पर भी लिया है और अदालत ने यह भी कहा है कि कोई नई एफआईआर होगी तो उसमें भी संरक्षण होगा। इसके पहले नुपुर शर्मा के वकील ने कहा कि नुपुर शर्मा की जान को खतरा है, उन्हें धमकी दी जा रही है। अभी ताज़ा खबर यह है कि पाकिस्तान से भी उनकी हत्या के लिए किसी ने आने की कोशिश की है, जबकि उनके खिलाफ एक ही टेलीकास्ट पर अलग अलग एफआईआर की जा रही है। उनके खिलाफ सारे मामले दिल्ली लाए जाएं और उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण मिले। तो जो सवाल हम पूछ रहे हैं आज सवाल इंडिया का में, वो है ये आपके स्क्रीन पर। नुपुर और जुबैर, देखिए 2 केस हैं, दोनों में मल्टीपल एफआईआर्स हुई, तो इनको अलग अलग रूप से, ठीक है मामले अलग अलग हैं, लेकिन इन मामलों को भी देखना चाहिए कि ये जो अलग अलग केस हो रहे हैं उसमें ट्रीटमेंट किस तरीके से। नुपुर, जुबैर, प्रक्रिया और सजा, ये 4 की शब्द हैं यहां पर। क्या कानूनी प्रक्रिया ही सजा बन जाती है कभी कभार? ये तो एक सवाल हो गया, क्योंकि दर्जन भर एफआईआर हुई, उससे किसको मिल रहा है इंसाफ? और तल्ख टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट से नुपुर को राहत है, लेकिन इसके साथ साथ और भी सवाल जुड़ रहे हैं। जैसे और मामलों में भी लोगों के हौसले बुलंद होंगे कि जब आपने नफरत के खिलाफ जब ये एफआईआर हुई उसमें आपने राहत दे दी है, तो फिर बाकी लोगों का क्या? उनको राहत क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनको भी राहत दी जाएगी? और ऐसे में क्या ये नियम बन जाएगा कि जब अलग अलग जगह एफआईआर हो, जैसे कि अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये मोहम्मद जुबैर वाले मामले में कि एक दुष्चक्र है, यहां एक एफआईआर हुई, यहां आपको बेल मिली, तुरंत अगली एफआईआर हो गई, वहां बेल मिली, तो ये चक्र चलता चला जा रहा है। सबसे पहले, इससे पहले मेहमानों के पास जाएं, मैं आशीष भार्गव के पास जाना चाहता हूं। आशीष, थोड़ा पर्सपेक्टिव में अगर आप रख दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या दलील रखी गई और कोर्ट ने क्या कहा। जी देखिए, बहुत लंबी चौड़ी संकेत सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट में बताया गया किस तरीके से उनकी जान को खतरा है। जो अजमेर शरीफ के खादिम पकड़ा गया है उसके व्हाट्सएप वीडियो का जिक्र किया गया। पटना में जो गिरफ्तारी हुई है उसके वीडियो का जिक्र किया गया कि कैसे गला काटने की, गर्दन काटने की धमकी दी गई है। ये बताया गया कि कुछ देर पहले एक खबर आई है कि पाकिस्तान से एक शख्स बॉर्डर पार से भारत में आया है, वो नुपुर शर्मा की हत्या करने के लिए, उसको गिरफ्तार किया गया है। ऐसे बहुत सारे मामले रिकॉर्ड पर रखे गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो मामले आप बता रहे हैं, ये 1 जुलाई को जब सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया था, क्या उसके बाद के मामले हैं? तो मनिंदर सिंह जो वरिष्ठ वकील हैं वो पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि ये बाद के मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको रिकॉर्ड पर आप हलफनामे के जरिए यहाँ पर दाखिल करें। तो यहाँ पर सवाल देखिए, नुपुर की तरफ से सबसे बड़ी जो मांग थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऐसी राहत दी है कि जब एक ही केस में अलग अलग जगह एफआईआर दर्ज हो तो एक जगह क्लब कर दी जाए। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे मुंबई और नागपुर में दर्ज एफआईआर को मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया और मुंबई पुलिस ने आगे जांच की, मुंबई की कोर्ट में मामला चल रहा है। इसी तरीके से नुपुर के मामले में अलग अलग जगह 9 एफआईआर दर्ज हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल में 4 एफआईआर दर्ज हो गई है, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, असम हो, तो अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई है। उनको दिल्ली में क्योंकि पहली एफआईआर दर्ज हुई थी तो दिल्ली में कर दे, क्योंकि बाकी जगह उनकी जान को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैकल्पिक जो कानूनी उपाय हैं वो सुनिश्चित कैसे हों नुपुर के लिए, ये उनकी सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि ये हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बैलेंस आदेश आज जारी किया है, और चूंकि अब सब राज्यों को जवाब देना है 10 अगस्त तक, तो ऐसे में नुपुर शर्मा को बड़ी राहत यह है कि कोई गिरफ्तारी, कोई कठोर कार्रवाई, किसी भी तरह की कार्रवाई उन पर नहीं होगी, ना उनको किसी दूसरी अदालत में जाना पड़ेगा। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 जुलाई को जो फटकार लगाई थी, जो खरी खोटी सुनाई थी, आज वो अदालत, वही बेंच थोड़ी सी नरम नजर आई है। जी
जी बिल्कुल आशीष भार्गव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मेहमानों के पास चलते हैं। रागिनी नायक प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, पीकेडी नाम्बियार पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तहसीन पूनावाला, आप भी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ आपका रुझान रहता है, और अनुभव चक नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। एक एक करके आप लोगों से जानना चाहते हैं कि आप लोग किस तरीके से देखते हैं इस कार्रवाई को। तो रागिनी नायक, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं, आपके विचार। संकेत, देखिए, नुपुर शर्मा से संबंधित ये जो मसला तूल पकड़ रहा है, इसके संबंध में कांग्रेस पार्टी के दो विचार बिल्कुल स्पष्ट रहे। पहला विचार तो ये कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी दल हो, किसी भी धार्मिक समुदाय की आस्था को, भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी के भी पास नहीं है। जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि धर्म व्यक्ति की निजी आस्था का मामला है, और अक्सर राजनीति के साथ जब इसका घालमेल होता है तो वो बहुत ही घातक सिद्ध होता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से धर्म को हथियार बनाकर राजनीतिक लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, वो न सिर्फ निंदनीय है, पर उस पर जितनी जल्द से जल्द कानूनी रोक भी लगे, मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही बेहतर है। और दूसरी बात स्पष्ट तौर पर यह भी कही गई कि जो अगर कानून सम्मत कार्रवाई नहीं होती तो अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी मसला जो हो वो तिल का ताड़ बन जाता है और बात का बतंगड़ बन जाता है। तो जैसा कि आपने शुरुआत में ही ये सवाल उठाया कि ऑल्ट न्यूज वाले मोहम्मद जुबैर जो हैं, उन पर भी एक ही तरह की एफआईआर में धाराएं लगाई गई, उसी तरीके की कुछ समानांतर धाराएं नुपुर शर्मा के मसले में भी लगाई गई। गिरफ्तारी एक की हुई, दूसरी नदारद है। नुपुर शर्मा का जब आप नाम ले तो एक कोमल शर्मा भी याद आ जाती है। आपको शायद ध्यान होगा संकेत, आपके दर्शकों को भी, जो जेएनयू में घुसकर उन्होंने लाठी बरसाई थी जेएनयू के छात्र संघ के नेताओं के ऊपर, वो भी आज तक नदारद है। तो कहीं ना कहीं पुलिस कठपुतली बनती हुई जो नजर आ रही है सरकार की, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में सरकार की, वो भी कहीं ना कहीं अपराधियों के और हेट स्पीच देने वालों के इकबाल को बढ़ाने का काम करते हैं और कानून व्यवस्था को पस्त करने का काम करते हैं। अब आप दो बातें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर ध्यान देने की है। पहला तो ये कि जो भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार दी थी कि नुपुर शर्मा की बदजुबानी की वजह से पूरे देश में आग लगी है और बहुत सारे दंगे जो भड़के हैं, उसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा के ऊपर डालने की जो बात की थी, उससे कोई गुरेज नहीं करते हुए दिखाया है, कोई रिट्रेस नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम संरक्षण दिया है 10 अगस्त तक, जो कि अगली सुनवाई की तारीख है। इस मद्देनजर कि बार बार नुपुर के वकील कह रहे थे कि जो परिस्थिति देश में है उसके चलते नुपुर की जान को खतरा है। और ये बात तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि नुपुर शर्मा का कोई अहित हो ये कोई नहीं चाह रहा है, लेकिन नुपुर शर्मा के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई हो ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा मसला था जिसमें न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया में एक भारत को शर्मसार होने की कवायद झेलनी पड़ी, और इसी के साथ साथ देश में भी दंगे फसाद हमने लगातार बढ़ते हुए देखे। और मैं बस ये जरूर अंत में जोड़ूंगी कि ये जो दलील भी दी जा रही है ना कि नुपुर की जान को खतरा है, वो भी इनका खुद का उगाया हुआ बीज है जिसकी फसल ये काट रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही जिम्मेदारी डाली कि आपने जो कहा उसके कारण देश में ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई, तो इसकी भी जिम्मेदारी नुपुर शर्मा के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी ने जो माहौल बनाया है उसके ऊपर। ठीक है अनुभव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जो न्याय संगत हो, न्याय जो बोले, कानून जो बोले, उसी हिसाब से चीजें चलनी चाहिए। तो अगर नुपुर शर्मा का मसला है जिसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग एफआईआर हुई है, लगभग एक ही जैसी धाराएं हैं और एफआईआर हो रही है, इससे पहले भी कई मामलों का जिक्र दिया जाता है कि जब अलग अलग जगहों पर एफआईआर होती है तो उसको बंचअप करने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने राहत भी दी है। तो फिर ये चीज जुबैर के केस में नहीं हुई। अब अदालती कार्रवाई पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन सवाल मेरा यह है कि आपको नहीं लगता है कि एक ऐसी स्थिति बन गई है कि अब जो प्रक्रिया है वही सजा बन गई है? यहां से बेल मिली, टप एक और जगह एफआईआर, उधर से बेल मिली एक और एफआईआर, मकसद यह है कि लटका के रखो। देखिए संकेत जी, जो आप बात कह रहे हैं उस बात में मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि इस देश की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति
जिस मामले में एफआईआर कराना चाहे थाने में कोर्ट के माध्यम से अपनी एफआईआर करा सकता है। उसके बाद जो जिसके खिलाफ एफआईआर कराई जाती है उसको भी लोकतंत्र ने अधिकार दिया है कि उसमें न्यायालय में जाकर वो अपनी बात रख सकता है और न्यायालय उसकी बात को सुनकर जो ऑर्डर देना चाहे दे सकता है। तो न्यायालय में जो बात अभी लंबित है उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, जैसे अभी हमारी कांग्रेस की साथी प्रवक्ता लगातार इस बात को कह रहे थे कि नुपुर की वजह से जो आग लग गई देश के अंदर, मैं उनसे एक बात जरूर पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी। कि अगर फ्रांस के अंदर कोई कार्टून बनाया जाता है तो उस समय भी आग लग जाती है, तो उसका कारक कुछ और होता है, आग यहाँ पे लगती है। कहीं पर अगर जरा सी भी कोई बात हो जाती है तो उस बात के विरोध में अगर दूसरे धर्म के लोग, या हम जो कह लें कि जिस धर्म की आप बात कर रहे हैं, वो लोग सड़कों पर उतरते हैं, तो क्या हमारा और आपका नैतिक फर्ज नहीं बनता है कि उस आग में घी डालने की जगह हम उनको समझाने का प्रयास करें कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उस लोकतांत्रिक देश में आप अपनी बात रखिए। अनुभव जी, ये मुझे समझ में नहीं आया, ये बात घूम करके वहां कब चली गई। बिल्कुल सही बात है कि किसी को भी हिंसा फैलाने का हक नहीं है, और मैं तो कह रहा हूं समझाना तो एक बात हो गई, लेकिन जो हिंसा फैला रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं तो एक कदम और आगे जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको वापस लाना चाहता हूं। ये जो मुद्दा है, मेरा मुद्दा कुछ और था। मुद्दा ये है कि क्या प्रक्रिया ही सजा बन जाती है हमारे यहाँ? डिबेट में संकेत जब ये बात निकली, क्योंकि एक पक्ष को ही आप दोषी ठहराने का अगर प्रयास करेंगे तो उस पक्ष को कौन एक पक्ष को दोषी ठहरा रहा है? मैं तो दोनों बातें बोल रहा हूँ। आपकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे साथी प्रवक्ता ने अभी कहा उस पर मैं कह रहा हूँ। ये कहा गया कि जैसे इस बयान के आधार पर अगर सड़क पर उतर गए लोग, क्या वो जायज है? क्या वो जायज कतई नहीं था। ठीक है, उस बयान के आधार अभी रागिनी जी आपको मैं राइट टू रिप्लाई दूंगा। पहले और दो जो वक्ता हैं उनका जरा कमेंट ले लें, उसके बाद मैं वापस आपके पास आता हूं। तहसीन पूनावाला, आप किस तरीके से देखते हैं इस कार्रवाई को? आपको लगता है कि फिर ये प्रक्रिया हर जगह हो? अच्छा, दूसरी चीज, अभी तक आज मैं देख रहा हूं कि लोगों का भरोसा सुप्रीम कोर्ट में वापस जग गया है। ये वही लोग हैं जो पहले सुप्रीम कोर्ट से बहुत नाखुश थे जब टिप्पणी कर दी, तल्ख टिप्पणी कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। जिन लोगों ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं दो जजेस ने, माननीय जजेस ने नुपुर शर्मा के खिलाफ जो टिप्पणी की, तब एक ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन माननीय सुप्रीम कोर्ट इन जजेस के खिलाफ चला। इससे आप परहेज नहीं कर सकते, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। आज वही दो जजेस ने थोड़ा उन्होंने सॉफ्ट रुख अपनाया नुपुर की तरफ, तो आज प्रेजेस हो रहे सुप्रीम कोर्ट के। खैर, बात ये नहीं है, बात दो या तीन बहुत सिंपल है। एक मैं बड़ी विनम्रता से आपके सामने रखना चाहता हूं, अब जुबैर और नुपुर का केस कंपेयर नहीं कर सकते। जुबैर एक पत्रकार है, नुपुर एक पॉलिटिकल पार्टी की प्रवक्ता है। इन दोनों में अंतर है। दूसरा, मैं ये मानता हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इस मुल्क में होनी चाहिए, थोड़ी एक्सेस होनी चाहिए, और गलती हो तो ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरफ हो, ना कि कम। दिक्कत क्या आती है? दिक्कत यहां आती है कि जब जो लीगल प्रोसेस है उसे पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है, और जो प्रोसेस है यही पनिशमेंट बन जाता है। अब आप जुबैर का केस देखिए, अलग अलग थानों में उसके खिलाफ केस किया गया। एक 2018 के ट्वीट के लिए, जो व्यक्ति 2021 में ट्विटर पर आया उसने वो ट्वीट किया, फिर अलग अलग पुलिस स्टेशन ने उसका संज्ञान लिया, उसे यहां से वहां ले जा रहे, जबकि वो व्यक्ति कह रहा है कि हाँ वो ट्वीट मैंने किया, तब भी उससे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, लॉ शुड नॉट जस्ट बी फेयर, इट शुड ऑल्सो सीम टू बी फेयर। जुबैर के केस में एक प्रोसेस चल रहा है जो विशियस प्रोसेस है, और मुझे कोई हेजिटेशन नहीं कहते हुए भाजपा द्वारा चलाया जा रहा है। भाजपा ये कोशिश कर रही है कि जो भी वॉइसेस उन्हें एक्सपोज करे उसे दबाया जाए। नुपुर के केस में मैं सुप्रीम कोर्ट से पूरी तरह से सहमत हूं। जितने भी एफआईआर एक जगह पर क्लब होने चाहिए, वो उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, उसकी जान को कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की प्रवक्ता भी कह रही है, और कांग्रेस ने मॉब के खिलाफ बिल, मॉब वायलेंस के खिलाफ बिल लाया। बिल मैंने ड्राफ्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी प्रशंसा की थी, माननीय अशोक गहलोत जी ने उसे पास किया, झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने पास किया। आप जानते हैं झारखंड के गवर्नर और राजस्थान के गवर्नर ने आज तक इस बिल को साइन नहीं किया, और अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में उठकर कहा कि हमें इस बिल की जरूरत नहीं है। तो मॉब वायलेंस से किस पॉलिटिकल पार्टी का फायदा हो रहा है? आज आप रागिनी जी को काउंटर कर रहे हैं, आप बताइए ना, भाजपा इस बिल को पास क्यों नहीं करती? जितने भी ये तथ्य है, गुंडे तथ्य, ये सारे एक्सपोज हो जाएंगे, जेल में जाएंगे, लेकिन इससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। मैं आज भी कह रहा हूं, नुपुर की जान को सुरक्षा मिलनी चाहिए, नुपुर के एफआईआर एक जगह क्लब होनी चाहिए, लेकिन
वॉब्स का कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए देश में, भारतीय जनता पार्टी बिल को पास क्यों नहीं करती? ठीक है पीकेडी नाम्बियार, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपका भी ओपनिंग कमेंट ले लें जरा। आप किस तरीके से देखते हैं इस कार्रवाई को? क्योंकि मुझे याद है कि बहुत सारे लोग उस समय बहुत निराश हो गए थे, मायूस हो गए थे और गुस्सा भी थे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद, और आज मुझे नहीं लगता है कि वो उस तरीके की नाराजगी जाहिर करेंगे आप। लेकिन सवाल यहां पर हो रहा है कि प्रक्रिया को सजा क्यों बनाया जा रहा है, और आपको लगता है ये ज्यादा हो रहा है? पहली बात तो यह है कि संकेत जी, हमारा न्याय प्रक्रिया किसी भी, चाहे वो एक सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, और जिस तरह का केस आजकल हम जिस विषय के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, ये तो एक अपने आप में एक सजा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मुझे लगता है कि जुडिशियल रिफॉर्म की जो जरूरत आज से नहीं है, कई सालों से हमारी देश के अंदर जरूरत है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि हमारा ये आज जो नुपुर शर्मा के केस में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, ये एक सामान्य न्याय प्रक्रिया है, यह उसके अधिकार है। एंड हम कुछ लोगों को, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा कुछ मना रहे, या उसी तरह से कुछ लोग शोक भी मना रहे हैं, तो इसलिए वो नहीं है। हमने ये देखा है कि थोड़ी देर पहले शोक कौन मना रहा है? आप खुद ही देख लेना, आप तो आप आज शाम तक आप इसके ऊपर 4-5 शाम तक तो नहीं, अब जैसे मैं यही पैनल में देख रहा हूं, मैंने तो किसी को भी शोक मनाते हुए नहीं देखा। मैं थोड़ी देर पहले कोई भी शोकाकुल नहीं है। मैं थोड़ी देर पहले आपका शो में आने से पहले कहीं पे बात चल रहा था, हाँ। निजामुद्दीन का दरगाह का जो एक मौलाना जी ने आज कहा, ये भारत है, इसकी वजह से नुपुर शर्मा बचा हुआ है। अगर भारत के अलावा और कोई डेमोक्रेसी जहां पे है, इसकी वजह से बचा हुआ है, और कहीं पे होता। अब देखिए, आप किसी पता नहीं अनवेरिफाइड कोट कर रहे हैं, ये जब तक मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, मैं वेरीफाई जब तक नहीं कर सकता, तो इस तरीके का बयान जो है उसको टूल नहीं देना चाहिए। संकेत जी, मैं मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बता सकता हूँ ना। कोई बाबा कुछ बोल दे, कोई मौलाना कुछ बोल दे, कोई पादरी कुछ बोल दे, इसी पर अगर हंगामा मुझे लगता है कि संकेत आज एक बाबा जी लुलु मॉल पहुंच गए, इसका तो कोई अंत ही नहीं है ना। इन सब चीजों से जरा बचना चाहिए। संकेत जी, आपको मेरे से बहुत प्यार है, मैं सबसे पहले ये बता दूं, क्योंकि मैं ये देखता हूं हमेशा, आप बाकी लोग जब बोलते हो तब आप बिल्कुल आराम से चिल होकर बैठते हैं। जैसे ही मैं बोलना शुरू कर देता हूं, आपको शुरू होता है। आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव सो मच ऑफ लव फॉर मी। मैं आई कैन वी कम बैक टू द इशू? आई रियली वांटेड टू, बट समय कम, मैं कैसे बोलूं? तो मेरा सिर्फ ये कहना है, आप इधर उधर मत भटका कीजिए ना, तो मैं नहीं आऊंगा बीच में। नुपुर शर्मा जी का केस में उनका जो मौलिक अधिकार है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने गया, वो अधिकार का उन्होंने यूज किया है। ये एक महिला है, उनका सुरक्षा के ऊपर जरूर हम हर किसी को पता है कि देयर आर सो मच ऑफ अ थ्रेट विच इज कमिंग फ्रॉम अक्रॉस, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, इवन अक्रॉस द बॉर्डर। मुझे ऐसा लगता है कि एक न्याय प्रक्रिया को उससे ज्यादा और हर केस को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना, और वो सब चीज मेरा और संकेत जी का या एनडीटीवी का काम नहीं है, वो अदालत का काम है, वो कोर्ट का काम है, वो कोर्ट करने दो। चलिए रागिनी नायक, वापस आपके पास आते हैं, आप कुछ बोलना चाहती थी। संकेत, देखिए, न सिर्फ हमारे देश की बल्कि पूरी दुनिया, पूरे विश्व की जो कानून व्यवस्था है ना, वो यही बात मानती है जो आप कह रहे हैं कि प्रक्रिया को सजा नहीं बनना चाहिए। इसीलिए एक बहुत ही प्रचलित ये ईडियम है, लीगल जार्गन है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्यायिक प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाए, न्याय मिलने में बहुत देर हो जाए, तो वो अन्याय के समान होता है। इसीलिए जिस दुष्चक्र की आप बात कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं लीगल जुडिशियल रिफॉर्म्स के अंतर्गत के जरूर चिंतन मनन होता है कि किस तरह से इस विशियस सर्कल को तोड़ा जाए, और ये इधर एफआईआर उधर एफआईआर या बहुत सारे कारणों की वजह से ये जो विलंब होता है, ये ना हो। अच्छा, दूसरी बात, अब आपने कहा कि वैकल्पिक न्याय मिलना ये हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, और वैकल्पिक कानून के उपाय ढूंढना भी या मुहैया कराना भी हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। तो ये मौलिक अधिकार बराबरी से मिलता दिखे, ये कहना मुझे नहीं लगता कि क्या कानून सम्मत बात नहीं है, या कानून का विरोध करना या किसी सब्जुडिस मैटर पर एक बहुत ही अलग किस्म की राय देना है। हर किसी को मिलना चाहिए। और मैं एक बात से असहमत हूँ, तहसीन की ज्यादातर बातों का मैं समर्थन करती हूँ। भाई, नुपुर और जुबेर के केस को बहुत अलग करके इसलिए नहीं देखा जा सकता कि नुपुर ने जो टाइम्स नाउ वाले न्यूज चैनल पर बोला, उसका सबसे पहला खुलासा करने वाला मोहम्मद जुबेर था।
तो क्या मोहम्मद जुबैर को इसीलिए इस दुष्चक्र में फंसना पड़ रहा है? ये सवाल जरूर जनता को सोचना चाहिए। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ। और मैं अपने भाजपा के प्रवक्ता जो है उनको एक लाइन में जवाब देती हूँ कि भाई साहब, आप जरा घर पर जाकर अपने घर के अंदर भी ताका झांकी करके देखिए कि हर आतंकी के कनेक्शन भाजपा से क्यों जुड़े हैं। उदयपुर में जिसने नरसंहार किया वो रियाज अट्टारी भाजपा का कार्यकर्ता था। तालिब हुसैन शाह जम्मू कश्मीर के आपके आईटी सेल का आदमी लश्कर से संबंध रखता था। तो भाई किसी आतंकी का धर्म और जाति तो नहीं होती, पर आजकल हर आतंकी का तार भाजपा से जुड़ा हुआ मिलता है, क्योंकि जब तक हिंदू मुसलमान नहीं होगा, जब तक हिंसा और नफरत की बात नहीं होगी, तब तक आपकी वोट बैंक की सियासत नहीं होगी और आप चुनाव कैसे जीतेंगे। तो ये विद्वेष फैलाना आपका काम है। मोदी सरकार के अंतर्गत 3200 दंगे हो चुके हैं देश में, कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट है। तो दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले जरा अपने गिरेबान में भी झांक ले। जी अनुभव जी, आपका जवाब। संकेत जी, अब जो भाषण हो गया इसका उनको जवाब दे दूं। हाँ दीजिए। रागनी जी ने इतनी जोर शोर से वही बातें हैं कि ये बताना का प्रयास करा कौन कहाँ जुड़ा है। ये बात बताते समय ये बार बार भूल जाती है कि जब कन्हैया लगातार राजस्थान जहां आपकी सरकार थी वहां सुरक्षा मांग रहा था, तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? वो क्या कारण देख रही थी? उसको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? आप बार बार ये बताते समय भूल जाती है 30 साल सीतलवाड़ का किस तरीके से नाम उछल के आ रहा है और किस तरीके से आपकी पार्टी उनका उपयोग कर रही थी, किसी से छुपा हुआ है। आप बार बार जब ये सब बातें बताती हैं तो उन बातों की आड़ में आप लगातार भाजपा को घेरने का प्रयास करते हैं। असफलता को आप भूल जाती हैं। के अलावा ये किस कानून का भूल कोई जाती है। जजमेंट आई है तीसरा सेक्टर बात के खिलाफ? आपने कोई जजमेंट आई है कन्हैया कुमार के खिलाफ? उदयपुर चार्जेस तक फ्रेम नहीं कर पाए अभी तक कन्हैया कुमार के खिलाफ। यहाँ बैठकर लेकिन वहाँ पर जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार ने क्या करा? कोई जजमेंट, कोई ऑर्डर तो बताइए। कन्हैया की बात कर रहा हूँ, उदयपुर की बात कर रहा हूँ, उदयपुर की बात कर रहा हूँ, उदयपुर की बात कर रहा हूँ। सोलन में लगातार आपकी जो सरकार से सुरक्षा मांगी थी, थाने में लगातार ये अपील कर रहा था कि एक एक करके आप जो है वहाँ पर शांत बनी बैठी रही। आप जो है जो वहाँ के मौलाना के सिक्की साहब उनको आज की सरकार ये बता रही थी कि किस तरीके से ये एक एक करके ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। एक एक करके रागनी जी हमारे बीच बोली, हम जवाब दे रहे थे, रागनी जी बीच बोली, मैंने उनकी बात बड़ी ध्यान से सुनी। 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करें प्लीज। हाँ बार बार कन्हैया लाल को कन्हैया कुमार से मिला के कंफ्यूज कर दे रही। मैं बात कर रहा हूँ उदयपुर की, मैं कन्हैया कुमार की बात नहीं कर रहा था, मैं कन्हैया लाल की बात कर रहा था कि वो आपकी सरकार में जब लगातार सुरक्षा मांग रहा था तो आपकी सरकार वहाँ क्या कर रही थी। चलिए देश ने देखा कि जिस तरीके से पुलिस ने खुद कॉम्प्रोमाइज कराया था। ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है इस डिबेट में। आप मेरे पास वक्त खत्म हो गया है इस डिबेट में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बहुत ही दुख भरी खबर है और वो है हरियाणा से, जहां पर जो माफिया है, खनन माफिया है, उसके हौसले इतने बुलंद हैं कि डीएसपी को ही रौंद दिया। पुलिस का और कानून के राज का इकबाल क्या खत्म हो गया है हरियाणा में? बहस करेंगे एक ब्रेक के बाद। हरियाणा के नूह जिले में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया है जिसने राज्य सरकार की पूरी मशीनरी समेत कानून के इकबाल पर सवाल खड़ा कर दिया है। यहां पर अपने फर्ज और जिम्मेदारी को अंजाम देने गए डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को डंपर से कुचलकर मार डाला गया। मृतक सुरेंद्र सिंह तावड़ इलाके में तैनात थे। उन्होंने अवैध खनन वाली जगह पर पत्थर से भरे ट्रक को रोकने की कोशिश की तो खनन माफिया ने अपनी गाड़ी से उनको कुचल दिया। पुलिस इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। हमेशा की तरह राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई के दावे कर रही है, लेकिन सवाल इंडिया का में जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो है ये, क्या खनन माफिया का अपना कानून हो गया है हरियाणा में? और क्या इससे पुलिस के इकबाल पर सवाल उठाए गए हैं? डीपी कौशिक प्रवक्ता हैं हरियाणा बीजेपी के और रागिनी नायक प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले कौशिक जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। आप ये बताइए कि इतने हौसले बुलंद हो गए खनन माफिया के कि वो एक डीएसपी को कुचल करके निकल जाएंगे, ये बल कहां से मिला? और दूसरी चीज, इससे क्या यह साबित नहीं होता है कि प्रशासन का और पुलिस का इकबाल कम हुआ है?
नहीं देखिए साकेत जी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये कहें कि भूमि माफिया या खनन माफिया इतना हैवी होगा हरियाणा के अंदर, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बट जो घटना घटी है उसके लिए बहुत ही दुखदायी घटना है और परिवार के साथ हमारी सिंपत्ति। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री ने भी उनको सांत्वना दी है और परिवार को एक सदस्य की नौकरी और माननीय डीएसपी के उसमें 1 करोड़ रुपए की घोषणा की सरकार ने। तो हम देखिए ये भी जरूरी है कि जो भी घटना घटी है उसको दुख जताते हुए जो भी जिन्होंने किया ये कार्य उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कहीं तक ही जाए। हरियाणा के अंदर या किसी देश में भी चले जाएंगे तो हम लोग उसको बख्शेंगे नहीं। इस तरह के कार्य बहुत ही गलत इन्होंने जिसने कदम उठाए, जो घटना घटी है, और इसका पूरे हरियाणा को, मैं कहता हूँ पूरा देश में इस तरह की घटना का हम लोग नहीं, वो देखिए ये सारी चीजें तो अभी वो हैं कि हम बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, ये वो। असली सवाल जो है रागिनी नायक वो यही है कि ये प्रकरण हुआ ही कैसे, इतने हौसले बुलंद हुए कैसे, इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ कैसे गया खनन माफिया का कि वो सीधा, और कोई नहीं, सीधा डीएसपी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप संकेत। मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी कि खट्टर सरकार का ही भू माफिया से पहले का है नाता कोई, यूं ही कानून की धज्जियां नहीं उड़ाता कोई। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये किसी गहरे गहरे व्यक्ति की हम बात नहीं कर रहे हैं। वैसे तो किसी भी व्यक्ति की जान लेना जो है वो न सिर्फ निंदनीय है बल्कि कानूनी तौर पर भी उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा होती है। पर क्षेत्र का डीएसपी अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए, भू माफियाओं को पकड़ने के लिए मुस्तैदी से जो काम कर रहा हो, उसी को बिना एक बार सोचे कुचल कर निकल जाने वाले ये जो माफिया हैं, इन्हें पूरी तरीके से मालूम है कि ऊपर सरकार में लोग बैठे हैं इन्हें बचाने के लिए। एक बात आपने ये कही कि इससे पुलिस का इकबाल कितना कमजोर है पता चलता है। इससे ये भी पता चलता है कि खट्टर सरकार की सांठगांठ है माफिया के साथ, वरना इस तरीके की हिम्मत नहीं हो सकती कि पुलिस के एक आला अफसर को कुचल कर निकल जाएं। और अब इतने घंटे बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कौशिक जी का जवाब। पुलिस के ऊपर भी कहीं ना कहीं नियंत्रण है कि तुरंत कार्रवाई ना हो, क्योंकि ये तार कहां जुड़े हैं इस सब का खुलासा होगा जी। कौशिक जी का जवाब ले लें। होती है तो प्रदेश की जनता सबसे ज्यादा भुगतती है, क्योंकि अपराध चरम पर पहुंच जाता है। जी रागनी जी, आप इतनी सीनियर प्रवक्ता, इसमें सीएम खट्टर साहब का रोल कहां से आ गया? पहली बात। दूसरी बात, ठीक है मैं मानता हूँ घटना घटी है, उसकी कार्रवाई भी हो रही है, और तुरंत ये भी आदेश दे दिए कि चाहे कहीं पे भी जाए जिन्होंने ये कर्म किया है उसको हम बख्शेंगे नहीं। पर इसमें अगर सरकार को इन्वॉल्व करना, तो मैं कहता हूँ जायज। ऐसा तो राज हमने आपका भी देखा है, मैं भी आपकी पार्टी का सदस्य रहा हूँ बहुत लंबे समय तक। रामराज वहां पर भी नहीं था। क्रिमिनल जो होते हैं, जो इस तरह के अपराधी होते हैं, वो किसी भी राज में हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये इन्होंने क्यों किया, किस वजह से किया, ये तो जांच का विषय है। पर सरकार को इन्वॉल्व करना, ये मुझे लगता है कहीं जायज नहीं है। पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, अच्छी कार्रवाई करेंगे। नहीं, सरकार को इन्वॉल्व करना आप कह रहे हैं। कौशिक जी आप मुझे बताइए कि कानून व्यवस्था पर और पुलिस के एक आदमी को अगर कोई ट्रक कुचल करके भू माफिया के लोग, खनन माफिया के लोग चले जाएं, तो सवाल फिर किससे पूछा जाएगा? अब मैं योगी आदित्यनाथ जी से तो सवाल पूछूंगा नहीं, अन्ना अशोक गहलोत से। जायज है पूछना। लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है हरियाणा? रागनी जी ने एकदम से कह दिया खट्टर सरकार उनसे जुड़ी हुई है। ये पहला मतलब ऐसा अधिक्रम देख रहा हूँ कि रागनी जी ये बात बोल रही है जो इनकी रागनी नायक, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो आपने अभी आरोप लगाया कि खनन माफिया से सांठगांठ, इस पर अगर जरा आप विस्तार से बोलें, क्योंकि मेरे ख्याल से उसी बात को वो उठा रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ सर, मैं बहुत पुराना प्रवक्ता हूँ सर, मैं समझता हूँ। आपकी बारी हो गई, ऐसा नहीं है। देखिए अभी इसी जुलाई की 8 तारीख को किसान प्रदर्शन कर रहे थे हिसार में। किसानों के प्रदर्शन को रोकने के लिए वाटर कैनन चल जाता है, पुलिस का लाठीचार्ज हो जाता है, एक किसान मर जाता है, कई घायल हो जाते हैं, तब पुलिस की कार्रवाई इतनी मुस्तैदी से हो जाती है। पर पुलिस का ही एक आला अफसर अगर मार दिया जाता है, उसकी नृशंसता से हत्या हो जाती है, कनेक्शन माफिया से जुड़ा हुआ है, और उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती। आपको क्या लगता है कि सुरेंद्र जी के घर वालों को आपका 1 करोड़ रुपया चाहिए? उन्हें न्याय चाहिए है, न्याय। और वो न्याय अगर न्याय तभी मिल सकता है जब त्वरित कार्रवाई हो, और वो कार्रवाई अभी तक इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये लिखी हुई, आप लिख कर ले लीजिए, भू माफिया बिना सरकार के संरक्षण के इस तरह का काम कर ही नहीं सकते। पुलिस के इतने बड़े ऑफिसर पर ये डायरेक्ट अटैक हो ही नहीं सकता। और आप रामराज की बात कर रहे हैं। हरियाणा में 30 लाख परिवारों के पीने के पानी को 500% आपने बढ़ा दिया।
बेरोजगारी दर हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा है, पूरे देश में 7.8% है, हरियाणा में 30.6% है। यमुनानगर में कुछ दिन पहले अभी एक और भूमाफिया के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। तो आप किस रामराज्य की बात कर रहे हैं? ये जंगल राज चल रहा है हरियाणा में, और ये पता चलना चाहिए कि हरियाणा की भाजपा सरकार का क्या कनेक्शन है माफियाओं के साथ। कौशिक जी का जवाब ले लें। कौशिक जी, रागिनी नायक का ये कहना है कि एक के बाद एक वो प्रकरण गिना रही हैं, जिससे वो ये बताना चाह रही हैं कि हरियाणा में पुलिस का इकबाल, सरकार प्रशासन का इकबाल कम हुआ है और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। सर राकेश जी, बिल्कुल आप आंकड़े उठा के देख लिए। मैं कह रहा हूँ जिस सरकार की जिस विपक्ष पार्टी की प्रवक्ता राजनीति में, उसी पार्टी का आपको पता ही है। मैं ये कह रहा हूँ रामराज तब भी नहीं था, ये घटनाएं घटती हैं, मैं इस चीज को मानता हूँ, और नहीं घटनी चाहिए भी मैं मानता हूँ। नहीं, पुलिस को देखिए, ऐसे कोई पुलिस को उड़ा करके चला जाए, मार डाले डीएसपी को, और आप कहते हैं घटना घटती रहती है। सर मैं ये कह रहा हूँ घटना घटी, इसका हमें दुख है, ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। अरे पुलिस को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, स्वयं पकड़ कर ले आएगी। अभी पुलिस पर भी दबाव बना के रखा होगा। अपराधी कहाँ पे, ये बताइए मुझे, कहाँ अपराधी का कोई जात होती है? अपराधी किस टाइम क्या अपराधों को क्या करना होता है? नहीं, देखिए ये हम खनन माफिया की बात कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने बटुआ मार दिया हो या 100 रुपए चुरा लिए हो, ये वैसी बात नहीं है। खनन माफिया बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, कौशिक जी, आप भी जानते हैं। नहीं, मैं मानता हूं, और बैन, सुप्रीम कोर्ट के बैन लग जाने के बाद इस तरीके से वहां चलते रहना उसका, और आप ही की सरकार है इतने साल से, तो ये सवाल तो पूछे जाएंगे। सर हरियाणा के अंदर मैं कहता हूँ खनन माफिया 0 टॉलरेंस पे, यहाँ पे मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आप ये खनन माफिया हरियाणा के अंदर है। आप ये बताइए कि आरोपी को कब तक पकड़ लेगी सरकार? मैं कह दो ना, आदेश दे दिए गए माननीय गृह मंत्री ने, मुख्यमंत्री को आदेश दे दिए। आदेश देने से क्या होता है? एक टाइमलाइन बताइए ना, ये बताइए हम 24 घंटे के भीतर पकड़ेंगे, 48 घंटे के भीतर पकड़ेंगे, या रिलैक्स मोड में चलते रहेंगे, जब देखा जाएगा, जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तब पकड़ेंगे? ये क्या है? आदेश दे दिया, आदेश तो देने पड़ेंगे। आदेश लेकर आप एहसान कर रहे हैं सुरेंद्र जी के परिवार पर। मैं कह रहा हूँ 24 घंटे भी नहीं होंगे, इससे पहले सुरेंद्र जी के परिवार पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आदेश देकर आप। बिल्कुल, 24 घंटे की अगर कार्रवाई जल्दी नहीं हुई, पकड़ा नहीं गया, और एक मिशन मोड की तरह अगर इस खनन माफिया पर कस के कार्रवाई नहीं हुई, तो इससे संदेश तो यही जाएगा कि अपने आप में एक कानून बन चुके हैं हरियाणा में खनन माफिया, और पुलिस का और प्रशासन का इकबाल कम हो रहा है। अगर अपनी साख बचानी है तो यह कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सवाल और किसी से नहीं पूछा जाएगा, खट्टर जी और उनकी सरकार से ही पूछा जाएगा। कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हाजिर होता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने परिवार के एक सदस्य को नौकरी और सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा देने की बात कही। आज जो एक बड़ी दुर्घटना हुई है, जैसा हमारे गृह मंत्री जी ने कहा, हमारे डीएसपी सुरेंद्र सिंह यहीं पास के नूर जिले में ड्यूटी पर थे, और एक किसी खान माफिया के किसी व्यक्ति ने और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत दुखद ये घटना हुई है। हमारी सांत्वना है उनके परिवार के साथ भी। एक बेनिफिट उनको शहीद का दर्जा अगर मिलता तो वो मिलेगा, और तो हम शहीद सुरेंद्र सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि सब उसको सहायता के लिए देंगे, और उसके परिवार से एक किसी व्यक्ति को जो नौकरी है वो भी जरूर देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीरों के चयन पर विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि भर्ती की ये पुरानी प्रक्रिया है और पहले भी जाति पूछी जाती थी। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आजादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं जो कह रहा हूं, जो पुरानी व्यवस्था रही है वही व्यवस्था चली आ रही है। अब इसके आगे मुझे क्लैरिफाई करने की समझता हूं कोई जरूरत नहीं।